नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। मैं विवाह के ऊपर हम लोग एक टॉपिक पर काम कर रहे थे। विवाह के ऊपर हम लोगों ने बताया था, बात किया था कि विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर लगभग 4350 ईस्वी के यानी लगभग 4500 वर्ष पूर्व से स्थापित हुआ। और इस विवाह संस्था ने पूरे समाज को व्यवस्थित करने के लिए लोगों को या एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए, आर्थिक रूप से एक दूसरे को मदद पहुंचाने के लिए, लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए और समाज के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और हजारों साल तक ये एक सक्सेसफुली एक ऐसे संस्कार के रूप में पूरे विश्व भर में चलता रहा जो बहुत लोकप्रिय हुआ और स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों को एक नए आयाम मिले, उनको बहुत और ज़्यादा सुरक्षा मिली स्त्रियों को। और इसके अलावा नए नए तरीके के रीति रिवाज जो है और तमाम तरह के संस्कार हमारे मानव समाज अपने जीवन में लेकर आया। अब लगातार चलते चलते आज की अगर हम बात करें तो ये जो विवाह संस्कार है, विवाह जो प्रथा है, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को ऐसा महसूस होता है कि खोते चली जा रही है, ख़त्म होती हुई प्रतीत हो रही है। क्योंकि आज जिस तरीके से स्त्रियों को एक नई पहचान मिली है समाज में, अपनी व्यवस्था, अपने 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 आप के विकास के लिए, अपने नैतिक विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने सामाजिक विकास के लिए, तमाम तरह की चुनौतियों से अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक इस तरह का चीज़ समाज में आया है कि विवाह के प्रति लोग अब उदासीन होना शुरू हो गए हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को न सिर्फ एक टॉपिक या कुछ चंद लाइनों के अलावा इस समस्या की तरफ भी आप लोगों का ध्यान में आकर्षित करना चाह रहा था, क्योंकि ये हमारे सोशल इश्यूज़ का एक पार्ट है। तो ज़रूरी है कि हम इसके न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि वर्तमान और इसका भविष्य क्या होगा संस्था का, उसके ऊपर विचार करें। तो स्त्री पुरुष के बीच के मध्य पनपने वाला एक सामान्य संबंध जो बाद में एक प्रगाढ़ भावनाओं से संबंध बन जाता है और हजारों साल तक इसने अपनी यात्रा तय की, आज वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। तो इसका आने वाले समय में फ्यूचर क्या होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना और समझना और इस पर अध्ययन करना कि किस प्रकार किन परिस्थितियों में ये विवाह संस्था शुरुआत हुई, किस तरह से तमाम चुनौतियों के बाद ये बराबर कायम रही और आज वो एक अपनी पहचान जो है वो ख़त्म होने जैसी कगार पर आ चुकी है। ख़त्म तो खैर नहीं हुई है, लेकिन लोगों का विश्वास कम हुआ है। इन हजारों सालों में विवाह एक ऐसी परंपरा के रूप में स्थापित हुआ कि जिसमें सभी का विश्वास था, सभी का ट्रस्ट था और स्त्रियों की सुरक्षा थी। लेकिन आज जब स्त्रियों को अपना समाज में अलग कुछ करने का मौका मिला है तो उन्होंने एक नया आयाम इसमें जोड़ा है। और ये भी सही है अपनी जगह पे तार्किक रूप से कि अगर किसी भी समाज में, अगर पुरुषवादी समाज दृष्टिकोण से देखा जाए तो विवाह में जो बाद में दीगतमा ऋषि के द्वारा स्त्रियों को एक पुरुष विशेष के ऊपर निर्भर कर दिया गया, वो सही नहीं था। बल्कि विवाह दोनों पक्षों का के समता पर आधारित या दोनों की एक सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ने पर होना चाहिए आधारित। और आज चूंकि स्त्रियां पढ़ी लिखी समझदार हैं तो वो इस चीज़ को समझ रही हैं कि विवाह एक तरफा संबंध नहीं बल्कि ये दोनों तरफ से निभाया जाने वाला संबंध है। तो जब स्त्रियां अपने रिश्तों को, अपनी मर्यादाओं को, अपने संबंधों को समझने लगी हैं, अपनी भावनात्मक स्तर को समझने लगी हैं, तो आज ये स्थिति है कि अब हमें समझने का दौर है कि हम इसको संबंध को जो एक तरह की परंपरा थी, पुरुषवादी मानसिकता या जो दीगतमा ऋषि के द्वारा उनको एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर कर दिया गया, चाहे वो पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, अब वो उस भूमिका से बाहर आना चाहती हैं। तो उनका ये सम्मान होना चाहिए कि वो उस भूमिका से बाहर आएँ, अपने राहें खुद बनाएं, अपने रास्ते खुद तय करें, अपनी व्यवस्थाओं को खुद बनाएं, अपने पारिवारिक चीज़ों को खुद जो है समझें, उनको आगे बढ़ाएं। अगर वो इसमें योगदान दे सकती हैं तो एक अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए।
तो मैं इसको सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ और मुझे लगता है कि सभी को इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। और अब जो है चूँकि 21वीं सदी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इसके आयाम भी बदलने चाहिए। मैं 2-3 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, जो रह गया पिछले उसमें वो उसको पूरा कर देता हूँ। पिछले में हमने कहा कि हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का है। तो पहला मैंने बताया देव विवाह, ब्रह्म विवाह दूसरा है, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, आज पांचवा था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह, यानी परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या जो पक्ष है अपनी आपसी रजामंदी से विवाह कर लेता है। ठीक है, एक दूसरे से भावनाओं से प्रेरित होकर विवाह कर लेते हैं, स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। जैसे सुभद्रा या अर्जुन का विवाह या दुष्यंत या शकुंतला का विवाह है ना, ये इसको गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। समाज में एक्चुअल पुराने समय में गंधर्व विवाह ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसको अमान्य घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, इसको समाज के मुख्य धारा से हटा दिया गया। तो अब 8 प्रकार के विवाहों में जो 4 अमान्य हैं उनमें से गंधर्व विवाह को माना जाता है। खैर, छठा जो है वो है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि जो कन्या है उसको, जो गरीब कन्या है उसको आर्थिक रूप से खरीद कर या दबाव बनाकर उससे विवाह करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि उसके आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाकर उस पर दबाव बनाकर उससे विवाह किया जाता है। जैसे रावण का मंदोदरी से विवाह या राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह, इस तरह की जो है विवाह जो है वो असुर विवाह के अंतर्गत आते हैं। तो ये समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, असुर विवाह, ठीक है, रावण मंदोदरी विवाह। गंधर्व विवाह का हमने एग्जाम्पल ऐसे कि बताया कि भीम का हिडिंबा के साथ विवाह या अर्जुन सुभद्रा का विवाह और दुष्यंत का शकुंतला के साथ विवाह, इस प्रकार से जो है। और दूसरा है असुर विवाह हो गया। राक्षस विवाह जो है वो कन्या या वर की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहा जाता है। जैसे आपके बिहार में पकड़ा हुआ विवाह वगैरह होते हैं, वो एक्चुअल में राक्षस विवाह का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किस तरीके से उनको जबरदस्ती पकड़कर उनका विवाह कराना, ये धमका कर, दबाव बनाकर, मार कर, बल प्रयोग कर, बलात्कार वगैरह कर विवाह करना, ये आपका राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता है कि कन्या या पुरुष की मदहोशी का या गहन निद्रा का, मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे विवाह करना, ये पिशाच विवाह कहलाता है। और इसमें कई बार क्या होता है, कन्या या वर पक्ष के परिजनों वगैरह की हत्या भी कर दी जाती है। तो इस तरह से जो है ये इनवैलिड विवाह की श्रेणी में ये 4 वैलिड और 4 इनवैलिड है। इनमें जो चौथा है, एक जो गंधर्व विवाह है, मुझे लगता है कि उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए समाज में। और आने वाले जो 21वीं सदी है उसमें गंधर्व विवाह ही मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एक प्रमुख आधार बनेगा वैवाहिक संबंधों का। तो इसको मान्यता मिलना चाहिए और आज ये आम है, आज ये आम है। और इसमें क्योंकि दोनों ही वर और वधू पक्ष दोनों अपनी अपनी चीज़ें निर्धारित करते हैं, एक नियम बनाते हैं, अपनी कुछ चीज़ पारिवारिक प्लानिंग करते हैं। तो ये कामयाब हो सकता है अगर हम इस मानसिकता के साथ विवाह को आगे बढ़ाएं कि ये उनका अधिकार है, ये उनका उसका भी अधिकार है। विवाह 2 लोगों के बीच का विवाह है, एक आदमी के लिए नहीं, और दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं उसमें, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, है ना। चूँकि ये समाज की सबसे छोटी इकाई है विवाह, परिवार और दोनों के मिलन से होता है, तो इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है, बस मेरा जहाँ तक मानता है। बाकी आप लोग अपना विचार दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं इन जानकारियों को। तब तक के लिए मैं दूसरी वीडियो लाने के नए टॉपिक पर लेकर आऊँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।